आते हैं। अंजन जी कुमार जी, देखिए दो तीन चीजें हैं, दो तीन विषय ऐसे हैं। अगर आप देखें विपक्ष का कहना लगातार ये रहा है कि किसान को धोखे में रखा गया है, इसमें युवाओं को धोखे में रखा गया है। जब भी बजट आता है तो बजट के अंदर ये दो मुख्य बातें हैं अंजन कुमार जी, कि किसानों को कुछ नहीं मिला और युवा जो है वो ठगे गए हैं। ये किसी भी बजट में, अगर दिल्ली का बजट आया है उसके अंदर भी यही है, उत्तर प्रदेश का बजट आया उसके अंदर भी यही है। लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें, और जो बात अभी हो रही है कि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग आ रहे हैं और आ भी सकते हैं, लेकिन एक चुनौती नहीं लगती आपको कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी बात होनी चाहिए अब? क्योंकि आप उद्योग लगा दें और स्किल जो कारीगर हैं वो उपलब्ध ना हो पाए तो बड़ी चुनौती हो सकती है। तो इस बजट में स्किल को लेकर भी काम तो दिखा है, लेकिन उसकी अभी थोड़ी कमी लगती नजर आ रही है, जैसा कि बोल रहे हैं। लेकिन हर बार ये कह देना कि केवल किसान और युवा जो है वो ठगे गए हैं, इसे कैसे आप देखेंगे इस बजट को लेकर अगर हम बात करें तो? अंजन कुमार जी। देखिए, ऐसा है कि जब भी बजट पेश होता है तो विपक्ष अपना प्रतिरोध जताता है, लेकिन सही बात यह है कि बजट दो तरह का होता है, कागजी होता है और एक व्यवहारिक होता है जो वोट बैंक खातिर होता है। तो हमेशा से बजट जो है कागज पर भले दिखाया जाए कि हमने ये किया वो किया, लेकिन अब की बार के बजट में भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री आपके यहाँ डिबेट में बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि अब की बार भी तो युवाओं का स्किल बजट छोड़ दीजिए कि युवाओं को आप कर्ज कितना दे रहे हैं, उनको पंचर जोड़ने के लिए, साइकिल बनाने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। हमें ये बताया जाए कि बजट में कितने स्कूल खोलने का प्रावधान है, अनुसंधान के लिए बजट में कितना पैसा आवंटित किया गया है, मेडिकल क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के लिए, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स मशीनों के लिए कितना बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसके हिसाब से डेफिसिट तय की जाती है, फिस्कल डेफिसिट, जिसमें भारतीय आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, कितनी भारतीय आय हुई, कितना भारतीय व्यय हुआ, हम कितने कर्ज में हैं। आखिर इसको लोग पटल पर क्यों नहीं लाया जाता है? बजट में आप इसको क्यों नहीं दिखाते हैं? जनता को ये भी तो जानने का अधिकार है कि हम फिस्कल डेफिसिट में कहां पहुंचे हैं, भारत की आय कितनी है, भारत का व्यय कितना है, हम कितने कर्ज में हैं और कितने कर्ज में नहीं है, कितना कितना फायदा हुआ है, इस पर भी तो डिस्कशन होना चाहिए। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के बीच में जब आप डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बजट शिक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, अनुसंधान के लिए, मेडिकल के प्रगति के लिए किसी प्रकार का कोई बजट इसमें नहीं रखा गया है। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए कह रहा हूं, ये बजट सिर्फ कागजी है जी। नहीं, जैसे 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी अंजन कुमार जी जी उत्तर प्रदेश के अंदर, जी, तो उससे क्या रोजगार या डॉक्टर्स या अनुसंधान नहीं होगा? साहब, जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी अभी कागज पर है, कब स्थापना होगी कब नहीं होगी। आप तो 2047 तक का बजट बना रहे हैं, 2047 में भारत प्रगति करेगा, क्या 2047 में हम आप रहेंगे? नहीं अंजनी जी, 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो पहले हुई है, अब ये जब आज किसी चीज की घोषणा तो करनी पड़ेगी अंजनी कुमार जी, या मुझे लगता नहीं कि कोई मेडिकल कॉलेज बनाया आता हो, उसे उठाया और कहीं लगा दिया जाए, फिट कर दिया जाए। आई थिंक मुझे लगता है कि उसके लिए घोषणा ही करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को बजट नहीं पड़ेगा। काम हुआ है, ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन जिन मुद्दों को उठा रहा हूं उन मुद्दों पर आप विचार करिए कि जिन मुद्दों को उठा रहा हूं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, कॉलेजों की स्थापना हुई है, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है, लेकिन विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता पर किसने ध्यान दिया? उसके लिए तो वो बजट जो आवंटित है उसके पुनरीक्षण के लिए, उसके देख रेख के लिए हमारा बजट जा कहां रहा है? क्या 47,000 करोड़ रुपया कुंभ मेले में आवंटित होता है? 47,000 खर्च हुआ है प्रयागराज में। यदि 47,000 करोड़ खर्च कर दिया जाए तो प्रयागराज साहब वो मॉस्को और यूनेस्को बन जाएगा, वो अमेरिका बन जाएगा। तो बजट ऑन पेपर क्या पास हो रहा है और बजट में काम कितना हो रहा है, मुद्दा इस बात का है। हमारे अर्थशास्त्रियों को, हमारे इकोनॉमिस्ट को, हमारे बड़े बड़े विद्वानों को, कॉमर्स वालों को, उनको ये मंथन करना चाहिए, ये डिस्कशन करना चाहिए कि हम कहां पर हैं, उस कागज को हम कहां ले जा रहे हैं। जी, मतलब आपको लगता है कि जो बजट आ रहा है वो धरातल पर कितना उतरा, उस पर बात होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट, आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन द वेरी पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट, नथिंग एल्स प्लीज। नहीं, नथिंग एल्स, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ की कोई भी जब बजट अंजन कुमार जी बनता होगा तो उसमें मुझे लगता है कि सभी फील्ड को देखकर, सब जगह
कि कहाँ कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाता है और कुछ लक्ष्यों से पीछे भी रह जाते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि लक्ष्य पूरे ही ना हो। नहीं, कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो जितने भी, चाहे बसपा हो सपा हो और के शासनकाल से बजट अच्छा है और सरकार अच्छी है, ईमानदारी से प्रयास कर रही है। लेकिन जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, जो मुद्दे प्रमुखता से उठाने चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर के देश और राज्य की प्रगति निर्धारित होती है, राज्य और देश की प्रगति स्थिर होती है, उन मुद्दों को छोड़ करके राजनीतिकरण, बजट का राजनीतिकरण करना, ये लगभग हर पार्टी का काम रहा है। ये मैं बहुत ईमानदारी बजट से में कह रहा राजनीति हूं। आपको दिखती है, क्योंकि बेटियों की शादी के लिए अगर 1 लाख की सहायता दी जाती है तो ये राजनीति का पार्ट मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बेटियां और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सहायता मिल जाए। साहब, आप बेटियों को 1 लाख रुपए अनुदान क्यों दे रहे हैं? आप बेटियों को इतना काबिल बना दीजिए कि बेटियों को 1 लाख रुपए लेने की जरूरत न पड़े। आप यहाँ क्यों नहीं ले चल रहे हैं देश और प्रदेश को? आप देश को भिक्षाटन करने के लिए क्यों आप मजबूर कर रहे हैं? आप बेटियों को नौकरी दे दीजिए, आप बेटियों की इतना उत्थान की तरफ कर दीजिए, आर्थिक रूप से मजबूत कर दीजिए कि उनकी शादी में आपको 1 लाख देना न पड़े और आप 1 लाख से वो कृतार्थता का अनुभव करते हुए अपना दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करें। नहीं तो आपको लगता है कि वो जो शिक्षा है, वो शिक्षा का जो अब समय चला है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बात है, आपने कहा कि भाई इतने सक्षम कर दी जाए, तो वो सक्षम करने के लिए जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए? अंजनी कुमार जी, आप तो ज्यादा बेहतर से बता सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और भारत को इस डिस्कशन में हमारे ढेर सारे विद्वान बैठे हैं, हो सकता है मेरी बात थोड़ी कड़ी लग जाए। हाँ, लेकिन मैं बहुत भोगे हुए यथार्थ के साथ अपनी अनुभूति आपके साथ साझा कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट। जी, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप जब बेटियों बेटों को सक्षम करने की बात है, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, हाँ, लेकिन जब आप उन्हें शिक्षा के लिए, उन्हें आप उनके उत्थान के लिए, रोजगार के लिए जब आप उनको मजबूत कर देंगे तो उनको 1 लाख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 1 लाख दूसरों को देंगी। वो अपर्णा जी, आपके 1 लाख पर वो मोहताज नहीं रहेंगे और दूसरों को 1 लाख देंगी, लेकिन करना होगा इसके लिए। और ये इस करने के लिए हमको जो बांटा जा रहा है गड़े पिछड़े में, अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक कानून आया, उसने जहर पैदा किया, उसने जहर पैदा कर दिया है, गड़े पिछड़ों में लोग बढ़ गए हैं। बजट पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन क्या कभी इसके लिए बजट आया कि फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में काम हो? अंजनी कुमार जी, यही सबसे बड़ी समस्या रही है कि बंटते तो आप हमेशा आए हैं। पहले आपको धर्म में बांटा गया, फिर जातियों में बांटा गया, फिर क्षेत्र में बांटा गया, तो इसका दोषी कौन है? ये बजट इसका दोषी नहीं है, ये बजट इसका दोषी नहीं है, मानवता भी खंडित हो रही है। हाँ,